नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को फिजिक्स सेकेंड लेसन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30% सिलेबस कम होने के कारण मेरा पहला लेसन हटा दिया गया है, जिसमें प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, तो हम अपनी शुरुआत करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से। इसको पढ़ने से पहले इस फिजिक्स को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। यहाँ पर आप दो तरीके से पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स फिजिक्स जो है उसको आप दो तरीके से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ऑप्टिक्स जो है एक आप पढ़ेंगे वेव और एक आप पढ़ेंगे रे। वेव का मतलब क्या है? तरंग। और रे का मतलब है किरण। ये आप तरंग पढ़ेंगे और ये आप किरण पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम शुरुआत करेंगे रे की, किरण की, क्योंकि आगे लेसन आएंगे तुम्हारे तरंग के। वेव फ्रंट थ्योरी जब पढ़ेंगे आप, तरंगिका का सिद्धांत पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, वो सब तरंग की बात होती है। यहाँ पे आपको पढ़ना है रे, किरण, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो, रे किरण की बात करते हैं। किरण हमारे पास में क्या है कि अगर किरण को हम पढ़ेंगे तो प्रकाश को एक कण मानकर पढ़ेंगे। कण मानकर मतलब छोटे छोटे ये कण है हमारे पास, प्रकाश को कण, और इनसे जो मिलेगी उसको हम बोलते हैं किरण। ये हमारी है किरण। यहाँ हम ऑप्टिक्स में किरण को, प्रकाश को कण मान के पढ़ेंगे और तरंग में प्रकाश को तरंग मान के पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर, प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले बात आती है अपवर्तन। शुरुआत ही यहीं से करते हैं अपवर्तन से। अपवर्तन की बात आती है तो आप सभी को हम बताते हैं अपवर्तन में ये है हमारे पास में, इसको हम बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ का मतलब कि जो हमें दो भागों में बांट दे, पृथक कर दे, उसी को हम बोलते हैं पृथक्कारी पृष्ठ। ठीक, उसके बाद में इस पृथक्कारी पृष्ठ पर एक हम किरण डालते हैं। जैसा कि हमने अभी तुमको बताया कि हमें इसमें क्या पढ़ना है? किरण पढ़ना है। किरण मतलब प्रकाश को एक कण मान के पढ़ना है। ठीक है, ये हमारे पास में एक प्रकाश की किरण है और ये किरण आपतित किरण है। इस किरण को हम मानते हैं आपतित किरण। ये हमारा जो बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर मुझे अभिलंब की जरूरत पड़ेगी और मैं इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचता हूँ। इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचता हूँ। ये हमारे पास में है माध्यम 1 और ये हमारे पास में है माध्यम 2। ये माध्यम 1, ये माध्यम 2, और ये हमारे पास में पृथक्कारी पृष्ठ। ये हमारे पास में क्या है? पृथक्कारी पृष्ठ है। इस बिंदु को हम बोल रहे हैं आपतन बिंदु, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो किरण हमारे पास में आ रही, आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, अपवर्तन की घटना में पढ़ा होगा कि कोई किरण सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है, उसके बाद में हम बताएंगे। अच्छा, समझो थोड़ी सी बात कि ये जो प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये किरण हमारे पास में सीधी जानी चाहिए, सीधी चलनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है।
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? चाल बदल जाती है। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, मैंने अभी बताया कि प्रकाश की चाल बदल जाती है। चाल बदलेगी तो ये प्रकाश की किरण ये ऐसे आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे भी जा सकती है और ये प्रकाश की किरण ऐसे भी जा सकती है। ये प्रकाश की किरण इधर को भी जा सकती है और ये प्रकाश की किरण इधर भी आ सकती है। ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट सकती है और यही प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक सकती है। ये कारण हो सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। फिर से समझ लो कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन का नियम। बात समझ गए ना सभी लोग? मैंने अभी बताया तुमको कि इसकी क्या होती है? चाल बदल जाती है। बस तुम्हें इतना याद रखना है। उसके बाद में इसके दो नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के। पहला नियम सभी ने पढ़ा है कि साइन आई बटे में साइन आर। एक चीज तुमको बता दें, ये आपतित किरण और ये हमारे पास में अभिलंब है। ये आपतित किरण है और ये हमारे पास में क्या है? अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कोण आई बोलते हैं। और उसके बाद में ये देखो, जो किरण जाएगी तुम्हारी जो मार्ग से अपने विचलित होगी, ठीक है, वो किरण ऐसे भी हो सकती है और इधर को भी जा सकती है माध्यम, क्योंकि जब उसकी चाल बदल गई तो अभिलंब की ओर भी झुक सकती है और अभिलंब से दूर भी हट सकती है। तो उस कोण को हम बोलते हैं आर। ये अपवर्तित किरण होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये कोण क्या है हमारे पास में? आर। इसके बाद में हम तुमको सिखाएंगे कि कौन सी किरण इधर की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है, और कौन सी किरण तुम्हारी अभिलंब से दूर हटती है। उसको सीखने से पहले हम तुम्हें बता रहे हैं, जो नियम सिखा रहे हैं वो सीखो। पहला नियम हमको क्या कहता है कि ये साइन आई बटे साइन आर, इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको? स्नेल का नियम। और ये होता है एक हमारे पास में नियतांक। नियतांक का मतलब इसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर में नियतांक। ये हमारे पास में क्या है? एक नियतांक है। कहने का मतलब ये होता है, एक चीज याद रखना, बहुत मोटी बात बता रहे हैं कि दिए हुए प्रकाश के वर्ण व माध्यम के युग्म के लिए सीखा है तुम लोगों ने कि साइन आई बटे साइन आर की ये नियतांक क्यों आता है। जो नियतांक आता है उसको हम अपवर्तनांक बोलते हैं। तो बात ये होती है कि कोई दो टेबल हम बनाते हैं, एक कोण आई के लिए बनाते हैं और एक कोण आर के लिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान निकालते हैं, इस कोण आई के लिए कुछ भी मान निकालते हैं, आर के लिए कुछ भी मान निकालते हैं, फिर आई का मान निकालते हैं, फिर आर का मान। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे आई का मान निकालते हैं, यहाँ पे आर का मान निकालते हैं, और जब इसका हम साइन आई बटे में साइन आर निकालते हैं तो वैल्यू इक्वल आती है। जितनी भी बार में तुम निकालोगे साइन आई बटे साइन आर बराबर में हर बार में वही वैल्यू आएगी, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक नियतांक। बात समझ में आ गई? अच्छा, चलो बात समझ में आती है। उसके बाद में इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होती है। इस बोर्ड के क्या है? तल में। ये तीनों बोर्ड के तल में है। अगर अभी यहाँ पर मान लो कि ये किरण ऐसे हो जाती, ये किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे चली जाती, तो उसका तल ये हो जाता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या है? अपवर्तित किरण है। मैंने अभी कहा कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण इन तीनों का तल एक है। ये नियम नंबर 2 हमारा कहता है।
अब उसके बाद में हम तुम्हें सिखाते हैं अपवर्तनांक की अपवर्तनांक क्या होता है। अब हेडिंग लगाना है तुम्हें अपवर्तनांक। अब सीखो अपवर्तनांक क्या होता है। मैं बहुत सी चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। n1 2 मैंने लिखा, n2 1 मैंने लिखा, मैंने n1 लिखा, मैंने n2 लिखा, ये मैंने लिखा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक समझो, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है हमने, तो माध्यम, इसका मतलब है माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष। इसका मतलब है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लिखा है, इसके आगे क्या है? खाली है। खाली है मतलब निर्वात है, कुछ भी नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं, वो निर्वात के सापेक्ष। कहने का मतलब कि माध्यम, यहाँ पे देखो माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। माध्यम 1 का अपवर्तनांक, जब यहाँ कुछ नहीं, निर्वात मतलब खाली, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। यहाँ पे n2, इसके आगे भी क्या है? खाली है। जब इसके आगे खाली है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। बात समझ में आई कि n12 अगर कहीं लिखा है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, माध्यम 2 के सापेक्ष। n21 कहीं पे लिखा है तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। अगर खाली n1 लिखा है कहीं पे तो n1 के आगे खाली है मतलब निर्वात है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। n2 लिखा है कहीं पे तो उसके आगे खाली है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर n12 लिखा हुआ है तो इतना ध्यान रखना है, जो 2 जो पहले और ये बाद में, इसको पहला मानो, इसको बाद में मानो, ठीक है। ये पहले चीज लिखी है और ये बाद में चीज लिखी है, तो जो चीज पहले लिखी है उसको बाद में लिख दो, और जो चीज बाद में लिखी है उसको पहले लिख दो। तो n12 जो होगा वो v2 अपान में v1 होगा। जो चीज पहले लिखी है उसको बाद में लिख दो, जो चीज बाद में लिखी है उसको पहले लिख दो। इसी प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर क्या करना है, जो चीज पहले लिखी है उसको बाद में लिख देना, जो चीज बाद में लिखी है उसको पहले लिख देना। ऐसे यहाँ पे देखो कि पहले क्या लिखा हुआ है, n1 लिखा है, तो यहाँ पर इसको पहले लिख दो v1, और आगे क्या लिखा हुआ है, निर्वात, निर्वात है तो निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको हम क्या बोलते हैं, c कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको v2 लिखते हैं, और ऊपर भी हमारे पास क्या है, निर्वात ही तो है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, c होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज समझो यहाँ से कि n1 n2 हमारे पास क्या है, निर्वात है। n1 n2 क्या हमारे पास में है, निर्वात है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष। जहां पर माध्यम 1 का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में निर्वात के सापेक्ष होता है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसको हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है कि माध्यम 1 और माध्यम 2 जिसका निर्वात के सापेक्ष हो उसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष।
और जहां पर निर्वात के सापेक्ष की बात की जाए उसी को हम बोल देते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अच्छा, इससे तुमने क्या सीखा कि कहीं पर n12 लिखा है तो उसको हम लिखेंगे v2 अपान में v1, कहीं पे n21 लिखा है उसको लिखेंगे v1 अपान v2, कहीं पे n1 लिखा है उसको हम लिखेंगे c अपान में v1, जहाँ पे n2 लिखा है उसको लिखेंगे c अपान में v2। ठीक है, अब हम बात करते हैं n1। अगर हमें लिखना है, हम बात कर रहे हैं कि मैंने लिख दिया n1 के लिए अगर मैं लिखता हूं तो n1 क्या है, माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और n2 क्या है तुम्हारे पास में, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इतनी बात समझे। मैं अगर कहीं पर लिख देता हूं n1 अपान में n2, तुम्हें पता है n1 मैंने भी क्या लिखा था, c अपान में v1, तो n1 की जगह हम लिखते हैं c अपान में v1, अपान में n2 लिखा है, n2 की जगह पर हम लिखते हैं c अपान में v2। इसको जब हम करते हैं c अपान v1 इंटू में बटे का बटा ऊपर जाएगा, v2 अपान में c ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा n1 अपान में n2 बराबर में v2 अपान में v1। और तुम अभी सीख चुके हो n1 अपान n2, n1 अपान n2 क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था जो चीज पहले लिखी हो, जो चीज पहले लिखी हो और जो चीज बाद में लिखी होती वो पहले आती, और जो चीज बाद पहले लिखी होती वो बाद में आती। अभी तुमने लिखा था n21 v1 अपान v2, n21 ये n12 v2 अपान v1। यहाँ देखो n1 अपान n2 v2 अपान v1। ये चीज सिद्ध हो गई ना, दिख गया तुम्हें निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कोण। अब हम दिखा रहे हैं आप लोगों को कि कोण क्या होते हैं, कैसे हम लिखते हैं। मान लो दो चीज़ें तुम्हें सीखनी है कि जैसे ये हमारे पास में प्रकाश की किरण आई, ये हमारे पास अभिलंब होता है, ये हमारे पास में पहला माध्यम है, ये हमारे पास में दूसरा माध्यम है। ये प्रकाश की किरण गई, मैंने फिर मान लिया प्रकाश की किरण, यहाँ पे प्रकाश की किरण के माध्यम को मैं दूसरा माध्यम मानता हूँ और इसको मैं पहला माध्यम मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके अभिलंब की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे इसके अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ से स्नेल का नियम लगाते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर। तुम्हें एक चीज याद रखनी है, मोटी चीज, कि n इसके आगे 2 खाने बना लो और यहाँ पे दूसरा वाला खाना हमारा क्या होगा, जहाँ से प्रकाश किरण आ रही हो। यहाँ समझना, जहाँ से प्रकाश किरण आ रही हो, और ये पहले वाले खाने को जहाँ किरण जा रही हो, जहाँ प्रकाश की किरण जा रही हो, जहाँ किरण जा रही हो। समझो, अगर मुझे यहाँ से लगाना है, देखो पहले माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। यहाँ अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो साइन आई बटे में साइन आर इक्वल टू n। पहले कॉलम में क्या लिखा, जहां किरण जा रही है, जहां किरण जा रही है, किरण कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में। किरण कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में। जहां से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, पहले माध्यम में। तो ये एक चीज बनता है कि साइन आई बटे साइन आर बराबर n21। अब इसी में ये नियम फॉलो करते हैं, यहाँ भी हम स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन आई बटे साइन आर n लिखते हैं। मैंने क्या कहा, जहां से प्रकाश की किरण जा रही है, कहाँ जा रही है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जा रही है। ठीक है, कहाँ से जा रही, जहां किरण जा रही है, कहाँ लिखा, जहां किरण
जा रही है, किरण कहाँ जा रही है, पहले माध्यम में। जहां से प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, दूसरे माध्यम में। तो ये हम लिखते हैं 1 and 2। ये मैंने लिखा sin i बटे sin r n21, और ये मैंने लिखा sin i बटे sin r बराबर में n12। बात समझ में आ गई। पहले वाले कॉलम में जहां किरण जा रही है और जहां से प्रकाश किरण आ रही है। इतनी बात समझ में आ रही होगी क्यों। अब हम बात करते हैं सघन, जो मैंने अभी पहले तुमको बताया नहीं, अब वहां पे बात आती है सघन माध्यम और विरल माध्यम कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। दो माध्यम तुम लोगों को सिखाया गया है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। इन दोनों की बात को आज सुन लेना, ये कैप्सूल है। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जहां प्रकाश की चाल, पहला पॉइंट नोट करना है, कैसे समझना है कि जहां प्रकाश की चाल कम हो। सघन माध्यम डेंस जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में हम इसको डेंस कहते हैं, ठीक है। और इसको रेयर मतलब जहां पे खाली सा हो, इसको हम रेयर बोलते हैं, ठीक। जहां प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम, और जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो, जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा हो। जहां प्रकाश की चाल कम हो और जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो। बात समझ रहे। अब जहां पर प्रकाश की चाल कम होगी, जहां पर, अब देखो यहीं से बात समझो कि तुमने लिखा n बराबर c/v, यही तो लिखते हैं, v1 लिखते हैं हम इसको। अब समझो यहां से कि मैंने कहा जहां प्रकाश की चाल कम हो, यहां पर प्रकाश की चाल कम होगी, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जब माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। बात को समझना, जब माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, जब माध्यम में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती, इसको हम ऐसे लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती है v1, ये ऐसे तुम्हारे पास में लिखा है। जो अपवर्तनांक है वो प्रकाश में माध्यम की चाल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर ये चीज कम है, ये कम है, मैंने क्या कहा, जहां प्रकाश की चाल कम हो, अगर प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब बात समझ गए कि सघन माध्यम में चाल कम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्यादा। बात यहाँ पे आती है विरल माध्यम में, मैंने क्या लिखा, जहां प्रकाश की चाल ज्यादा हो। फिर वही बात आती है n = c/v, प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल, अगर ये प्रकाश की चाल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा, यहाँ पर क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होगा। बात समझ गए ना। अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है तो ये कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम। यहाँ क्या लिखा है, जहां प्रकाश की चाल कम हो, यहाँ पे देखो कि चाल हमारे पास में कम होगी तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि n हमारे पास यहाँ क्या है, n का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे n का जो मान है वो कम होगा। जहाँ पे n का मान ज्यादा वहां पे कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। जहाँ पे n का मान कम वहां पे कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। अगर इतना आप लोग समझ गए हैं तो अब समझ जाएंगे। अभी तक आप लोगों को रटाया गया है, आज हम इसको दिखाते हैं कि कहते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जाती है तब अभिलंब से दूर हटती है। अब समझना है जी, जो मैंने पहले पॉइंट तुम्हें नहीं बताया है वो तुम्हें अब समझना है। समझो, ये आपतित किरण, ये अभिलंब तुम्हारे पास है, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। सघन माध्यम अभी मैंने बताया आपको
यहाँ पे N1 ज़्यादा होगा N2 से, यहाँ पे जो N1 होगा वो कम होगा N2 से। ये पीछे आप लोगों को मैंने अभी सिखा रखा है। अब समझो, स्नेल का नियम फॉलो करते हैं, साइन आई बटे साइन आर। अभी मैंने क्या बताया कि साइन आई बटे साइन आर, जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और जहाँ पे प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं N2 1, जहाँ जा रही होती है उसको पहले, जहाँ से आ रही होती है उसको बाद में। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि साइन आई बटे में साइन आर, इसको क्या लिखेंगे, जहाँ से प्रकाश की किरण, कहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये भी तुम्हारे पास में वही है N2 1 है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण आएगी इसमें दूसरे माध्यम में, और कहाँ से आ रही है, पहले माध्यम से। ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। यहाँ पे क्या है, ये भी तुम्हारे पास है पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में। आ कहाँ से रही है, पहले माध्यम से। अब समझो थोड़ी सी बात, मोटी सी बात समझो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 1, साइन आई बटे साइन आर बराबर में N2 1। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं N1 अपान में N2। ये तो अभी मैंने सिखाया कि जो पहले आएगा वो बाद में होगा, जो बाद में आएगा वो पहले होगा। यहाँ भी समझो, यहाँ भी वही कंडीशन होगी, N1 अपान में N2। क्या लिखा तुमने कि N1 का मान N2 से ज्यादा है, N1 का मान N2 से ज्यादा है। यही तो लिखा तुमने कि जो N1 का मान है वो N2 से क्या है, ज्यादा है। बात को समझना, N1 का मान N2 से ज्यादा, मतलब इनका जो अपवर्तनांक, इसको इससे रिलेट करना है कि अगर मैंने ये 1/2 लिखा है तो ये 2/4, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर देखा जाए रेशियो में तो 2 कम 2 दूनी 4, ऐसे तो कटेगा। तो ये देखो और ये देखो, ऐसे देखना है, तुम्हें समझना है कि N1 अपान N2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पकड़ना है तुम्हें यहीं से। अब समझो कि यहाँ पे जो I का मान होगा वो R से छोटा होगा। जिधर 2 मुंह होते उधर बड़ा होता, इधर 1 मुंह होता वो छोटा तुम्हारे पास में। तो I का जो मान तुम्हें दिया गया है वो R से क्या दिया गया है, छोटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि N2 और N1 इनसे रेशियो, यहाँ से देखो N2 मैंने क्या लिखा, N2 का मान कम है, N1 का मान क्या है, ज्यादा। N2 क्या है, कम है, N1 क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे तुमने क्या लिखा है कि N1 और N2 का मान क्या है, ज्यादा। ये चीज ज्यादा है और ये चीज क्या है, कम है। अब थोड़ा सा सोचो कि जब कोण I ज्यादा, कोण I ज्यादा, कोण R कम, कोण I क्या है, ज्यादा है, कोण R क्या है, कम है। जब कोण I ज्यादा है, कोण R क्या होगा, कम होगा। तो जब कोण R कम होगा तुम्हारे पास में, तो अगर इस किरण को तुम यूं ले जाओगे तो I से R का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि I का मान ज्यादा है, R का मान क्या है, कम है। तो R का मान कम होना चाहिए, तो ये प्रकाश की किरण किधर की ओर आएगी, इधर की ओर आएगी, क्योंकि ये कोण तुम्हारे पास क्या है, I, और ये कोण क्या है, R। तुमने क्या सीख लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, विलंब की ओर झुकती है। ये तुमको रटाया गया। आज मैंने तुमको बताया कि ऐसा क्यों होता है। क्यों, क्योंकि साइन आई का मान जब ज्यादा है और साइन आर का मान क्या है, कम है। आर का मान कम होना चाहिए किसकी अपेक्षा, आई की अपेक्षा। अब यहां से सीखो, आई का मान क्या है, कम है, आर का मान क्या है, ज्यादा है। आई का मान कम होगा और आर का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये वाला कोण क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। किस कोण से, आई कोण से। तो कहने का मतलब है आई बड़ा होना चाहिए किससे, आर से। अब तुम्हें पता चल गया कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। समझ में आ गया ना। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का कल की क्लास में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको फिजिक्स का मास्टर बनाएंगे।